Hello friends, welcome to Yukti IS. Today we'll be discussing that how India got independence and the formation of the Constituent Assembly, right? तो मैं क्या करूँगा कि मैं आपको ना थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि हाउ इंडिया बिकेम इंडिया, राइट? एंड इंडियंस बिकेम इंडियंस एंड द जर्नी to the formation of the Constituent Assembly, right? So there is a doubt in many of the students' mind that Swaraj India for Indians and Swaraj, so these are two difficult terminology. So the Swaraj India for Indians जो है वो दयानंद सरस्वती जी ने यूज़ किया था एंड स्वराज जो वर्ड है वो 1906 के इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता सेशन में दादा भाई नारोजी जी ने यूज़ किया था, राइट? सो हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे इंडिया की जर्नी जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मेशन तक पहुंची। तो स्टार्टिंग में जब हम देखते हैं कि यूरोपियन पावर्स जब इंडिया आते हैं तो यूरोपियन पावर्स में से सबसे पहले पोर्चुगीज़ आते हैं, राइट? 1498 में वास्को डी गामा आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर इंग्लिश आते हैं, फिर डेन्स आते हैं एंड फ्रेंच आते हैं। बट वाई ओनली ब्रिटिशर्स, राइट, बिकेम द एडमिनिस्ट्रेटर? सो ड्यू टू देयर पॉलिसीज़, because they had a strong financial base, right? And there were a lot of reasons why which they were able to administer India. हम देखते हैं जैसे ही यूरोपियंस आते हैं, सो स्टार्टिंग में दे केम एज द ट्रेडर्स, राइट? एंड दे ट्राई टू एडमिनिस्टर इंडिया एंड दे ट्राई टू इवन चेंज द रिलीजन्स, right? Means they try to persuade the Indians to change their religion. सो जर्नी स्टार्ट होती है, अगर हम देखते हैं तो हम ब्रिटिशर्स को लेके चलेंगे यहाँ पे। सो ब्रिटिशर्स जो हैं सबसे पहले इंडिया आते हैं और सूरत में अपनी फैक्ट्री डालते हैं, राइट? और उसके बाद वो कुछ परमिशंस लेते हैं मुगल रूलर से, उस टाइम पे जहांगीर रहते हैं, राइट? आफ्टर दैट दे स्टार्टेड ट्रेडिंग एंड उसके बाद वो पोर्चुगीज़ से बैटल लड़ते हैं, बैटल ऑफ स्वाली, एंड फिर बैटल ऑफ डच से लड़ते हैं, बैटल ऑफ बेदेरा, राइट? फिर फ्रेंच से लड़ते हैं, कार्लेटिक वॉर्स जो होते हैं हम पढ़ते हैं, राइट? उसके बाद ट्रीटी ऑफ वेंडिवॉश साइन होती है एंड उसके बाद होता है टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन हिस्ट्री, दैट इज़ द बैटल ऑफ पलासी। 1757 में ये बैटल होता है। उसके बाद से इंडियंस का डेप्रीवेशन स्टार्ट हो जाता है, राइट? आगे देखेंगे तो हम जब 1764 का बैटल ऑफ बक्सर होता है, उसके बाद से वो प्योरली एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करने लगते हैं इंडिया में। एंड एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि हम जानते हैं 1765 से 1772 लॉर्ड क्लाइव जो है वो डुअल गवर्नमेंट लेके आते हैं बंगाल रीजन में। एंड मीन्स 1765 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद दो ट्रीटी भी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में, राइट? एंड आगे चलेंगे तो फिर इसके बाद क्या करते हैं, वो जब सारी यूरोपियन पावर्स को हरा देते हैं उसके बाद वो जो इंडियन लोकल पावर्स रहती हैं उन पे फोकस करते हैं। एंड फिर वो धीरे धीरे आप देखेंगे तो ट्रीट मीन्स बैटल ऑफ जो हुए हैं, एंग्लो मैसूर वॉर हुए हैं, एंग्लो मराठा वॉर हुए हैं, एंग्लो सिख वॉर हुए हैं। तो ये मतलब कि ये सीरीज़ जो है चलती रही है, क्रोनोलॉजी ऐसे ही चलती रही है। एंड 1773 में आप देखेंगे कि एक रेगुलेटिंग एक्ट लेके आते हैं ये लोग, है ना? द ब्रिटिश पार्लियामेंट पासेस एन एक्ट टू एडमिनिस्टर द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, बट एक्चुअली में दे वर ट्राइंग टू एडमिनिस्टर इंडिया, राइट, द बंगाल रीजन। एंड वो इस एक्ट के थ्रू काफ़ी सारे प्रोविज़न्स लेके आते हैं जिसमें वो ये स्ट्रिक्टली मेंशन करते हैं कि ब्राइब्स जो है उसको वो लोग मतलब कि ख़त्म करना चाहते हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, जो सिविल सर्वेंट्स रहते हैं उनकी जो सैलरी वगैरह रहती है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट होता है जिसके फर्स्ट चीफ जस्टिस जो हैं वो एलिजा इम्फे बनते हैं। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग इसी टाइम पे आ जाते हैं और फिर आगे वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे ही जो है इनका मींस इम्पीचमेंट होता है, राइट, ड्यू टू द ब्राइब केस, ऐसा कुछ रहता है ना? एंड आगे चलेंगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है एक सिस्टम लेके आता है जिसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट, राइट? इसमें क्या होता है कि जो 89% ऑफ द मतलब जो रेवेन्यू रहता है वो
जो लैंडलॉर्ड्स रहते हैं उनको देना रहता है ब्रिटिशर्स को, ठीक है, एज अ रेवेन्यू, एंड 11% और जो है ये अपने पास रखते हैं। एक सनसेट लॉ भी लाया जाता है इसी टाइम पे 1792 में, जिसमें ये लिखा रहता है कि सनसेट होने से पहले जो डेट मेंशन की गई है, राइट, तो उस डेट को आपको सनसेट होने से पहले इनका जो रेवेन्यू रहता है ब्रिटिशर्स का वो इनको देना है, अदरवाइज़ जो बिड है वो दूसरे ज़मींदार को दे दी जाएगी। ये कहानी चलती रहती है। फिर उसके बाद एक 1806 में वेल्लोर म्यूटिनी होती है, राइट। ये मैं आपको जस्ट एज अ फ्रेमवर्क बता रहा हूँ जिससे कि आप लोग एक अंडरस्टैंडिंग रख सकें कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फॉर्मेशन होने से पहले तक चलता क्या हुआ आया था और कैसे इंडियंस बने और फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड कैसे आई, राइट। ये सब हम चीज़ थोड़ा सा बैकग्राउंड में डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब वेल्लोर म्यूटिनी हो जाती है तो एक डिसकंटेंटमेंट आ जाता है इंडियंस के अंदर कि हाँ हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, राइट। और उसी टाइम पे आप देखो काफ़ी सारे ट्राइबल रिवॉल्ट्स भी किए जाते हैं, राइट। काफ़ी सारे पीजेंट रिवॉल्ट्स भी आपको उस टाइम पे मिलेंगे। ट्राइबल रिवॉल्ट्स में आप देख लोगे तो 1857 के पहले वाले जितने भी रिवॉल्ट्स हैं, जैसे कोल रिवॉल्ट हो गया, भील का हो गया, राइट, एंड मीन्स और काफ़ी रिवॉल्ट है, संथाल रिवॉल्ट है, तो ये सारे रिवॉल्ट्स होते हैं। फिर परमानेंट सेटलमेंट के बाद फिर 1820s के अराउंड रैयतवाड़ी सिस्टम जो है वो आता है, राइट। रैयतवाड़ी सिस्टम जो है वो थॉमस मुनरो लेके आते हैं। थॉमस मुनरो उस टाइम पे जो है मद्रास रीजन के प्रेसिडेंट रहते हैं, मीन्स आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट नहीं बट वहाँ के रीजन को रूल करने के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद आता है आपका महलवाड़ी सिस्टम जो हॉल्ट मैकेंजे लेके आते हैं, राइट, एंड ये चलता रहता है ऐसे ही। उसके बाद आते हैं अपने एक बहुत ही फेमस उसी टाइम के मीन्स सिविल सर्वेंट थे जिनका नाम आपने सुना होगा, लॉर्ड मैटकैल्फ, राइट। तो लॉर्ड मैटकैल्फ जो हैं उनको लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस भी बोला जाता है। ये मतलब कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी रहे हैं, ठीक है। तो ये फिर ऐसे चलता रहता है। उसके बाद हम आगे आते हैं तो विलियम बेंटिक आते हैं। विलियम बेंटिक लेके आते हैं मैक्यूलेमिनेट, राइट। इनके टाइम पे थोड़ा एजुकेशन की तरफ भी झुकाव देखा जाता है। इस टाइम पे क्या रहता है कि चार्टर एक्ट आते रहते हैं। चार्टर एक्ट क्या होते? चार्टर एक्ट एक प्रोविज़न थे जिससे 20 ईयर्स के लिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी या फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो टेन्योर है वो 20 ईयर्स के लिए इंक्रीज़ कर दिया जा रहा था जिससे कि वो लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकें, राइट। तो सबसे पहला जो एक्ट था 1773 का उसको हम बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद आता है 1784 में एक पिट्स इंडिया एक्ट आता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो प्रोविजंस जो कि थोड़े सही नहीं थे उनको सुधार करने के लिए। उसके बाद 1793 में चार्टर एक्ट आता है। फिर 20 ईयर्स के बाद 1813 में आता है जिसमें एक प्रोविज़न ये भी था कि मीन्स एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, राइट, 1 लाख रुपए का प्रोविज़न किया गया था कि यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा एजुकेशन में। फिर 1833 में एक प्रोविज़न आता है। फिर एक प्रोविज़न आता है 1853 में। बट लेकिन जो 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसमें कोई भी ईयर मेंशन नहीं था कि ये कितने साल के लिए आया है। सो द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पता चल गया था कि हमारा जो रूल है वो इट इज़ अबाउट टू एंड ड्यू टू देयर पॉलिसीज़। तो 1857 के पहले क्या कर रहे थे ये लोग कि पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन जो है उसको लेके चल रहे थे। इसमें ये क्या कर रहे थे कि इसमें ये लोग ऐसा इनका वो था कि अगर एक ये सपोज़ करो प्रोविंस है, राइट, एक प्रोविंस यहाँ है तो ये लोग एक बफर जोन क्रिएट कर दे रहे थे यहाँ पे एक प्रोविंस में, राइट। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि यहाँ से यहाँ जो कनेक्शन है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा था, तो जो लोकल रूलर्स थे उनके बीच में डिसकंटेंटमेंट बढ़ता गया, राइट। तो ये चीज़ें होती गई। उसके बाद सबऑर्डिनेट आइसोलेशन की पॉलिसी 1857 तक चलती है। 1857 में आपको पता है जैसे कि म्यूटिनी होती है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है इसको, वीर सावरकर जी ने बोला है, ठीक है, और भी काफ़ी सारे नाम दिए गए हैं इसको, तो आप इससे गो थ्रू हो सकते हैं। उसके बाद 1858 में क्राउन रूल स्टार्ट हो जाता है। क्राउन रूल क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि लॉर्ड ऑफ डलहौजी जो है एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आए थे, ठीक है, इनके गवर्नर जनरल थे 1856 तक।
तो इस पॉलिसी में ये था कि जो भी मेल हियर होगा राजा का, राइट, वही उस प्रॉपर्टी को, उस प्रोविंस को संभाल सकता है, वही उसका लीगल हियर माना जाएगा। बट इसकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी सारी जो प्रिंसली स्टेट्स रहती हैं उनको अपनी जो एरिया रहता है वो मतलब कि वो लैप्स हो जाता है, लैप्स, इट इज़ लैप्स टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये प्रोविज़न था, तो इसकी वजह से काफ़ी सारी प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो रेबेलियन करती हैं, जिसमें एक झांसी भी है, सतारा भी है, और भी काफ़ी सारी हैं। और इसी टाइम पे अवध का जो है वो एनेक्सेशन किया जाता है, लेकिन वो इस ग्राउंड पे किया जाता है, ग्राउंड ऑफ मेल एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। ये मतलब मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ जिससे कि आप थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी और क्रोनोलॉजी समझ पाएँ, राइट। उसके बाद क्या होता है कि जैसे हम 1858 में क्राउन रूल आ जाता है। क्राउन रूल को गुड गवर्नेंस एक्ट भी बोला जाता है इसको ना। ये क्राउन रूल आता है। क्राउन रूल मतलब कि अब इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी न रूल करते हुए डायरेक्टली इट विल बी डायरेक्टली रूल्ड बाय द क्राउन। तो 1858 में जो ये एक्ट आता है इसमें काफ़ी सारे प्रोविजंस रहते हैं, जिसमें मतलब कि ये लिखा होता है कि अब हम जो है प्रिंसली स्टेट से अच्छा व्यवहार करेंगे, ऐसा करेंगे। और अब ये लोग अपनाते हैं एक पॉलिसी जिसको बोलते हैं पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन। अब पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन मतलब ये प्रिंसली स्टेट से अब फ्रेंडशिप कर लेते हैं, जिसमें ये बोलते हैं कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं दे विल बी मीन्स उनका जो हेड होगा एक टाइप से वो क्राउन ही होगा, राइट, लेकिन वो ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट रहेंगी। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं ये बस जो है लैंग्वेज का यूज़ करते हुए इन्होंने इस एक्ट में जो है काफ़ी सारी चीज़ें बदल दी थी। और फिर आप देखते हैं कि 1858 में अब हमारे यहाँ से क्या है, वर्नाकुलर जो है लैंग्वेजेस का जो है फोकस ज़्यादा बढ़ जाएगा। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, राइट, और जो न्यूज़पेपर्स वगैरह थे वो ज़्यादा पब्लिश होने लगेंगे। तो इस टाइम पे क्या रहता है, लॉर्ड लिटन आते हैं, एंड लॉर्ड लिटन से पहले आते हैं लॉर्ड मायो। तो लॉर्ड मायो के बारे में आप एक फैक्ट याद रख सकते हैं कि लॉर्ड मायो जो है उनको अंडमान निकोबार में जो है मार दिया गया था एक ट्राइब्स के द्वारा, एंड ही वॉज द ओनली गवर्नर जनरल और वाइस रॉय हु वॉज डेड इन इंडिया इन अंडमान निकोबार, राइट। तो लॉर्ड लिटन आते हैं। लॉर्ड लिटन काफ़ी सारी मीन्स ऐसी पॉलिसी लेके आते हैं जो कि इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देती हैं, जिसमें से कि ये एक लेके आते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसमें ये कुछ ऐसे प्रोविजंस डालते हैं, सेडिशंस वगैरह के चार्जेस लगा सकते हैं, राइट। फिर ये एक आर्म्स एक्ट लेके आते हैं और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें लेके आते हैं जो इंडियंस के फेवर में नहीं रहती हैं। फिर आते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो रहते हैं इनके टाइम का एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, आप इसको पढ़ सकते हैं। लॉर्ड रिपन ने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो रहता है उसमें काफ़ी लीनियंसी लेके आते हैं, इसको मतलब कि हटाते हैं और आर्म्स एक्ट को रिपील करते हैं। और फिर आता है 28 दिसंबर 1885 का दिन, जिस दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की जाती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है एओ ह्यूम, एलोवियन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की जाती है। ये एक सिविल सर्वेंट थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, राइट। एंड यहाँ से एक थ्योरी निकल के आती है, सेफ्टी वेल्व थ्योरी। मीन्स देयर वर न्यूमरस एजुकेटर्स who said that the Indian National Congression formation took place as a safety valve. Means suppose कि there is population, right, and the population, they don't want to cater the population directly, the Britishers, right, and it will be मीन्स ये जो है इसको बीच में ये समर्थन देंगे, कौन, कांग्रेस। कांग्रेस अगर हमारे बीच में रहती है तो इससे क्या होगा, डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं होगा डायरेक्टली पब्लिक का, किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। तो ये जो है ये टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई थी सेफ्टी वेल्व की थ्योरी। और फिर आगे चलते हैं तो इसमें फिर सेशंस होते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के और काफ़ी सारी चीज़ें पास की जाती हैं। फर्स्ट सेशन जो होता है जो पहले पुणे में होने जा रहा था, पूना में, लेकिन प्लेग आने के कारण वहाँ पे ये सेशन नहीं होता है। ये फर्स्ट सेशन जो है वो आपका एक संस्कृत कॉलेज है, राइट, इन द मुंबई, तो वहाँ होता है।
और इस सेशन में जो है डेलीगेट्स पार्ट लेते हैं। वोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी जो है इसमें प्रेसिडेंट बनते हैं। एंड आफ्टर दैट 1886 का सेशन होता है। ऐसे ही सेशन चलते रहते हैं। 1889 का सेशन, 90 का सेशन चलता है। 1896 का सेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पे क्या हुआ था कि वंदे मातरम जो है, ठीक है, वो सबसे पहली बार गाया गया था। और इस टाइम पे प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहमतुल्लाह सयानी, और ये कलकत्ता में ये सेशन होता है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो एक सेशन होता है कांग्रेस का जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये है 1906 का सेशन, राइट। सो ये सेशन कलकत्ता में होता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का दादा भाई नौरोजी जो है इसको प्रिजाइड करते हैं। एंड इस सेशन में स्वराज वर्ड का यूज़ किया जाता है। और 1905 में क्या होता है, बंगाल का पार्टीशन हो जाता है। 1905 में जो लॉर्ड कर्जन रहते हैं वो पार्टीशन डिक्लेरेशन देते हैं, राइट। और उस पार्टीशन की वजह से स्वदेशी आंदोलन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब अभी तक क्या था कि 1885 से लेकर 1905 तक मॉडरेट्स जो हैं वो ज़्यादा, मीन्स उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो ज़्यादा थी। और मीन्स वो 3 चीज़ों पे काम करते थे, प्रेयर्स, पिटीशन एंड प्रोटेस्ट, राइट। तो ये जो है मूल मंत्र था इनका, मीन्स दे जस्ट वांट टू फाइट फॉर इंडियाज़ बेटरमेंट बाय द मीन्स ऑफ प्रेयर, पिटीशन एंड प्रोटेस्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, राइट। 1906 में ही क्या होता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कहाँ पे, ढाका में। किसके द्वारा ये की जाती है, तो ये इसमें थे आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह, नवारुल मुल्क, राइट। तो ये लोग मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। मुस्लिम लीग का ऑब्जेक्टिव जो था टू रिप्रेजेंट द मुस्लिम्स। स्टार्टिंग में इनका यही ऑब्जेक्टिव था। देयर वॉज नो ऑब्जेक्टिव लाइक क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल। एंड आफ्टर दैट, हाँ, मुस्लिम लीग से याद आता है कि मुस्लिम लीग में आप ये याद रख सकते हैं कि मुस्लिम लीग का जो पहला सेशन हुआ था वो 1907 में हुआ था, जिसके चेयरमैन थे आदमजी पीर भाई। और जो इसका इम्पोर्टेंट सेशंस हैं वो एक सेशन है 1913 का सेशन, जिसमें कि सेल्फ गवर्नमेंट वर्ड को जो है इनके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके ऐड किया गया था। और एक सेशन है इनका 1916 का, जो लखनऊ सेशन अपन पढ़ते हैं, लखनऊ पैक्ट, राइट, जिसमें कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस साथ में आ जाते हैं। तो ये सेशन को जो है इंडिया की, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से तो अंबिकाचरण मजूमदार लखनऊ में प्रिजाइड करते हैं, और मुस्लिम लीग की तरफ से आपके मोहम्मद अली जिन्ना जो है उस पर प्रिजाइड करते हैं। अब एक सेशन है इनका 1940 का लाहौर सेशन, जो आप याद रख सकते हैं। इस सेशन में पाकिस्तान की डिमांड जो है, 2 नेशन थ्योरी की डिमांड, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान की डिमांड रखी गई थी। और आप यहाँ से ये भी याद रखते हैं कि जो पाकिस्तान जो टर्म है वो चौधरी रहमत अली ने दिया था, राइट। नाउ गोइंग फर्दर, उसके बाद क्या होता है कि 1921 में पूर्ण स्वराज, ये जो वर्ड है ये सबसे पहले जो है यूज़ किया गया था सैयद फजल उल हसन के द्वारा। अब ये सैयद फजल उल हसन कौन थे, ये जो है ये मुस्लिम लीग के एक मेंबर थे, राइट। और 1921 में अहमदाबाद सेशन जो हो रहा था मुस्लिम लीग का, उसमें इन्होंने प्रिजाइड किया था और इन्होंने सबसे पहली बार इस वर्ड का यूज़ किया था। इनका जो पेन नेम है, ये एक्चुअली में उर्दू के कवि भी थे, राइट। उर्दू के नाम से मैगज़ीन निकालते थे, उर्दू ए मौला, राइट। तो उर्दू ए मौला जो मैगज़ीन है ये निकालते थे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो मैगज़ीन निकालते थे इसमें यहाँ पे हसरत मोहानी इनका नाम था, राइट। सैयद फजल उल हसन, पेन नेम था इनका हसरत मोहानी। आगे चलते हैं तो उसके बाद क्या होता है, 1921 में ये खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट साथ में आ जाते हैं, राइट। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ में चल रहे होते हैं। पूर्ण स्वराज की डिक्लेरेशन होती है 1929 में लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जो हैं प्रिजाइड करते हैं। और ये मीन्स पूर्ण स्वराज की डिक्लेरेशन करते हैं, मीन्स द इंडिया वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फॉरेन रूल, राइट। और ये डिक्लेरेशन जो है 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। और ये बोला जाता है कि 1930 में,
राइट। 26 जनवरी 1930 को पूरे इंडिया में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाना चाहिए। तो 1930 में 26 जनवरी को हर गांव में पूर्ण स्वराज दिवस टाइप मनाया जाता है। फिर उसके बाद 1931 की हम बात करेंगे तो कराची सेशन होता है, जिसमें मतलब काफ़ी सारी डिमांड्स रखी जाती हैं। उसमें एक पूर्ण स्वराज की डिमांड जो है, राइट, उसको एक्सेप्ट किया जाता है, पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन पास किया जाता है। और यहीं पे हम याद करेंगे कि 1928 में क्या हुआ था। एक नेहरू रिपोर्ट आई थी, राइट, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? मोतीलाल नेहरू, राइट। ये आपको ध्यान रखना है कि 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी वो बिर्केनहेड एक मीन्स वो थे, तो सिविल ब्रिटिशर थे, तो जिन्होंने चैलेंज किया था इंडियंस कैन नॉट मेक द कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट लाइक दैट, कि इंडियंस कैन नॉट रन द गवर्नमेंट। सो ऑन दैट पर्टिकुलर चैलेंज, राइट, तो यहाँ पे 1928 में क्या होता है कि आपके मोतीलाल नेहरू जो हैं वो एक नेहरू रिपोर्ट निकालते हैं जिसमें वो डोमिनियन स्टेटस की मांग करते हैं। फिर 1928 में लाहौर सेशन हो जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। उसके बाद 1931 में कराची सेशन होता है, जिसमें लाहौर जो रिजोल्यूशन होता है इसको पास किया जाता है। 1934 में एम.एन. रॉय जो एक पायनियर माने जाते हैं किसके? कम्युनिस्ट पार्टी के, ठीक है, इन्होंने एक आइडिया लेके आते हैं, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये आपको याद रखना है, राइट। उसके बाद क्या होता है? 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस भी डिमांड करती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। 1938 में जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी, राइट, कि विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए, और वो भी होनी चाहिए किस बेस पे इलेक्ट? अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे इलेक्ट होनी चाहिए वो। इसके बाद क्या होता है कि 1935 का एक्ट आ जाता है इसमें पहले ही, राइट। कांग्रेस की गवर्नमेंट रहती है। कांग्रेस जो है 22 दिसंबर 1939 मीन्स 22 दिसंबर 1939 को रिज़ाइन करती है। और रिज़ाइन करने का इसका मेन रीज़न ये रहता है, काफ़ी सारा डिसकंटेंटमेंट रहता है और वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है, जिसमें विदाउट द परमिशन ऑफ इंडियंस वर टेकिंग पार्ट ड्यू टू द फोर्स ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो ये कांग्रेस रिज़ाइन दे देती है। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग डे ऑफ डिलीवरेंस सेलिब्रेट करती है। 1940 में अगस्त ऑफर जो है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया को दिया जाता है, ठीक। इसमें रहती है कि डोमिनेट स्टेटस का इसमें भी रहता है कि वो बोलते हैं ब्रिटिशर्स कि आप डोमिनेट स्टेटस जो है अडॉप्ट कर लीजिए, राइट, हम आपको डोमिनेट स्टेटस दे देंगे आफ्टर द वॉर। Everything which was promised, it was just after the World War II which was going on, right? So demand for Constituent Assembly इसमें accept कर ली जाती है कि एक Constituent Assembly बनाई जाएगी। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, जिसमें भी डोमिनेट स्टेटस की मांग रखी जाती है। मीन्स वो लोग देते हैं क्रिप्स मिशन, राइट, ब्रिटिशर्स के द्वारा ही प्रेजेंट किया जाता है। स्टैटफोर्ड क्रिप्स एक बंदे रहते हैं इस टाइम पे, राइट, तो ये जो है प्रेजेंट करते हैं। अब अगस्त ऑफर के टाइम पे लॉर्ड लिनलिथगो वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। 1942 क्रिप्स मिशन जो आया है इस टाइम पे आपको क्रिप्स मिशन देखने को मिलता है। इसमें डोमिनेट स्टेटस की जो है वो मिलती है आपको। अब 1946 में इसके बीच में काफ़ी सारे प्लान आए हैं। सी राजगोपालाचारी प्लान आया है, लियाकत देसाई प्लान आया है, क्विट इंडिया मूवमेंट भी इसी टाइम पे हुआ है 1942 में, क्योंकि क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है, इस वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट करते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या होता है? 8 अगस्त 1942 को जो है क्विट इंडिया मूवमेंट की रिजोल्यूशन पास होता है ग्वालियर टैंक में। 9 अगस्त को इसको स्टार्ट करने जाते हैं। उससे पहले ही मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में एक जो है आपका ऑपरेशन ज़ीरो आर ब्रिटिशर्स के द्वारा चलाया जाता है, जिसमें जो प्रोमिनेंट लीडर्स रहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है। कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो उसके बेसिस पे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है वो नींव रखी गई थी। सो यहाँ तक हमको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, राइट। सो द कैबिनेट मिशन प्लान जो हमारा आता है वो किस बेसिस पे आता है? वो आता है कैबिनेट मिशन प्लान जो है उसके बेसिस पे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आती है। अब जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ही है, तो ये इसमें क्या क्या प्रोविजंस रहते हैं कैबिनेट मिशन प्लान में, वो हम एक बार देख लेते हैं, राइट। तो
इसमें लिखा रहता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है उसमें 389 मेंबर्स होने चाहिए टोटल। उसमें से 296 मेंबर्स जो हैं वो ब्रिटिश इंडिया के रहने चाहिए। अभी ब्रिटिश इंडिया क्या है? ब्रिटिश इंडिया वो गवर्नर प्रोविंसेस हैं जो ब्रिटिश के द्वारा रूल की जा रही थी। उसमें से भी 292 जो हैं वो आपकी प्रोविंसेस रहती हैं और 4 जो हैं चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस रहती हैं। चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कौन कौन सी थी? सॉरी 292 सीट्स की बात कर रहा है, राइट। 296 टोटल सीट्स हैं। 389 में से 296 जो है ब्रिटिश इंडिया ले जाएगा, 93 जो है प्रिंसली स्टेट को दी जाएंगी। 296 में 292 जो है गवर्नर प्रोविंसेस को दी जाएंगी और 4 जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को दी जाएंगी। अब ये 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कौन कौन सी थी? तो पहली थी दिल्ली, दूसरी थी अजमेर, ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा भी बोलते हैं उसको, और तीसरी थी कुर्ग, और चौथी थी आपकी ब्रिटिश बलूचिस्तान। और ये जो हमने गवर्नर प्रोविंसेस की बात की, ये थी मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस, उड़ीसा, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, बंगाल एंड असम, राइट। तो एक प्रोविज़न ये था। दूसरा प्रोविज़न क्या था? ये प्रिंसली स्टेट्स जो हैं इसमें क्या है, नॉमिनेटेड मेंबर्स आते थे। इधर से नॉमिनेटेड जाएंगे, इधर से आपके इलेक्टेड जाएंगे। लेकिन ये इलेक्टेड भी डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, एक टाइप से देखेंगे आप भी। अब इसमें दूसरा प्रोविज़न ये था कि जो एक सीट है मींस 1 मिलियन पॉपुलेशन को एक बंदा रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, प्रोविंसेस में भी और प्रिंसली स्टेट्स में भी। और तीसरा प्रोविज़न ये था कि सीट्स जो एलोकेट की गई हैं ब्रिटिश प्रोविंसेस को, वो डिवाइड की जाएंगी किस किस के बीच में? मुस्लिम्स, सिख्स एंड जनरल। अभी जनरल में बाकी सारे रिलीजन आ जाएंगे जो इनमें नहीं हैं, इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, राइट। तो जो पॉपुलेशन है उसके प्रपोर्शन में इनके सीट्स एलोकेशन बताया गया था। चौथा पॉइंट ये था कि रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं हर कम्युनिटी के, वो इलेक्ट होंगे उनकी कम्युनिटी के द्वारा। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उधर से, ठीक है, और जो वोटिंग होगी वो किस मेथड से होगी? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो कि अभी प्रेसिडेंट के केस में हमारे यहाँ पे इंडिया में चलता है। फिफ्थ प्रोविज़न जो था वो था द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। जो हेड होंगे प्रिंसली स्टेट के, वो नॉमिनेट करेंगे जो प्रिंसली स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा किसमें? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इसके ऊपर बोला जाता है कि ये पार्शली इलेक्टेड और पार्शली नॉमिनेटेड बॉडी है। तो राइट, क्योंकि ये जो है 296 ये पार्शली इलेक्टेड लोग हैं, राइट, क्योंकि ये फुली इलेक्टेड भी नहीं है ना। अगर आप देखोगे तो ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है। जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, राइट, प्रोविंसेस के, वो इलेक्ट करते हैं जो मेंबर्स जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, राइट। तो ये पार्शली इलेक्टेड हो गए और ये जो हैं ये पार्शली नॉमिनेटेड हो गए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड बॉडी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हम लोग डीप डिस्कशन फ्रॉम टू द पॉइंट बहुत अच्छे से करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। आई होप दिस वीडियो लेक्चर हैज़ फर्निश्ड and given a good value to your preparation, right? Have a nice day. Thank you.